नमस्ते, सदा वत्सले, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। अमेरिका के साथ 30 पीडिएटर ड्रोन का सौदा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सशस्त्र ड्रोन निर्माताओं के साथ मुलाकात की। उड़ी में 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। अमेरिका के रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के तहत भारत भी अपने C-17 और C-130J एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बॉम्बर्स के तौर पर कर सकता है। भारत को ऑकस के गठबंधन में शामिल नहीं करेगा अमेरिका। क्या इससे क्वाड का प्रभाव कम होगा? डेडलाइन से चूक सकता है गगनयान मिशन। इसरो ने अंतरिक्ष मिशन की संख्या 16 से घटाकर 5 की। पहली अपडेट की बात करते हैं तो रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दरअसल यूएस एयरफोर्स ने अपने रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के तहत अपने पहले सिस्टम लेवल फ्लाइट टेस्ट को पूरा किया है। दरअसल रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के तहत यूएस एयरफोर्स की योजना है कि वो अपने कार्गो ले जाने वाले विमानों जैसे कि C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J को बॉम्बर्स के रूप में इस्तेमाल करेगा, जो कि क्रूज मिसाइल्स दाग सकते हैं। और ये दोनों ही विमान AGM-158 एयर टू एयर मिसाइल को पैराड्रॉप कर सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने अतीत में AN-12 और AN-32 एयरलिफ्टर का इस्तेमाल किया है बॉम्बर्स के रूप में, लेकिन काफी सीमित संख्या में इनका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब भारत के पास भी ये मौका है कि वे अपने C-17 और C-130 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल बॉम्बर्स के रूप में कर सकती है, अमेरिका से सीख लेते हुए। लेकिन हमें इसके लिए अमेरिका से केवल सीख लेनी है, प्रोग्राम भारत में तैयार करना है, जिसे कि DRDO स्वदेशी रूप से बना सकता है। और ये दोनों ही विमान जो कि भारत के पास हैं, उनमें भारत अपने स्वदेशी हथियारों को लगा सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस NG और कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को, जो कि भारत की ग्राउंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ा सकती है। और इससे भारत को अतिरिक्त बजट बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी कि दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर हमें इस चीज को एनालिसिस करना होगा कि वो किस तकनीक से इन अपने एयरलिफ्टर विमानों पर क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता को विकसित कर रहे हैं। हमें भी ठीक उसी तरीके से लोकली यानी कि स्वदेशी रूप से ये प्रोग्राम करना होगा, और इससे भारत के लिए जो बॉम्बर्स की समस्या है वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि जब अमेरिका जैसा देश, जिसके पास ऑलरेडी कई एडवांस बॉम्बर्स हैं, जो कि डेडिकेटली बॉम्बर्स ही कहे जा सकते हैं, उनके साथ साथ अब अपने इन कार्गो विमानों का इस्तेमाल AGM-158 मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए कर सकता है, तो ऐसे में भारत क्यों पीछे रहेगा? बहुत अच्छा मौका है भारत के पास। इस तरीके के मॉडिफिकेशन की भारत को जरूरत भी है। अगली अपडेट भारत के P-75I को लेकर आ रही है। दरअसल 43,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75I के तहत विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत कुछ क्वेश्चंस भारत से पूछे हैं, जिसमें कि एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने भारत से ये पूछा है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसके तहत हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के साथ करनी होगी, वो भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत। और यही नहीं, इसमें पूरी की पूरी तकनीक काफी कम समय में भारत की लोकल इंडस्ट्री को देना थोड़ा सा इसके लिए वक्त लग सकता है। वहीं दूसरी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने यह कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत उन्हें हामी भरने के लिए करीबन 2 सालों का वक्त लगेगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि स्वीडन का साफ ग्रुप और जर्मनी इस प्रोजेक्ट से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड के तहत भारत ने सी प्रूवन एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम की मांग की है। साउथ कोरिया की डेबू शिप बिल्डिंग केवल एकमात्र कंटेंडर है जो इस तरीके की पनडुब्बी का संचालन करती है, जो कि AIP टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं फ्रांस, रशिया और स्पेन के AIP सिस्टम अभी अलग अलग चरणों में विकास के अधीन है, यानी कि डेवलपमेंटल फेज पर है। दूसरी तरफ रशिया का ये कहना है कि उनकी ऑपरेशनल AIP सिस्टम, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन वो भारत के लिए करेंगे, उसके लिए भारत को 2022 का इंतजार करना होगा। तब तक हम इस तरीके के सिस्टम को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्पेनिश फर्म नवेंतिया बायोएथेनॉल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम का इंटीग्रेशन कर रही है अपनी 3 SAP क्लास की सबमरीन्स के लिए, जिन्हें की SAT के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, उनकी पहली और दूसरी सबमरीन्स को इसी तरीके के सिस्टम से लैस वो करेगा जब उनका पहला ओवरहॉल होगा 2026 तक। वहीं नेवल ग्रुप का ये कहना है कि उनकी फ्यूल सेल सेकंड जनरेशन AIP सिस्टम अभी एडवांस स्टेज पर है अपने डेवलपमेंटल फेज के। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि AIP सिस्टम से पनडुब्बी का समय बढ़ जाता है, और खास करके तब जब वो अपने पेट्रोलिंग के टाइम पर होती है, यानी कि AIP से पेट्रोलिंग का जो समय होता है वो काफी लंबा हो जाता है। और उन्होंने इसका ऑफर भारत के लिए भी किया। यानी कि दोस्तों, P-75I के तहत ये जो विदेशी OEM है, उनका अलग अलग विचार सामने आया है, खास करके AIP टेक्नोलॉजी को लेकर। वहीं DRDO अपनी AIP टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है ताकि हमारी डिपेंडेंसी, इस तरीके की जो ये लोग बातें बना रहे हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भी इतने कम समय में हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत। इसके अलावा कुछ देश ऐसा बोल रहे हैं कि अभी डेवलपमेंटल फेज पर चल रहा है, रशिया ने तो 2022 का वक्त दे ही दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए भारत अपने आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत खुद ही इन सब चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमें ये नखरेबाजी जो है वो ना सहनी पड़े। जिस तरीके से जर्मनी ने यहाँ पर यह कह दिया भारत को कि भाई 43,000 करोड़ रुपए काफ़ी कम है और इसके तहत हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, तो भारत ने भी कहा कि जाओ भैया भाड़ में जाओ, और भी देश हैं। तो ऐसे में जो साउथ कोरिया है वो एक फाइनल कंटेंडर बन चुका है, क्योंकि वो इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों के सभी प्रकार के सिमुलेटर का इस्तेमाल करने में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मानदंड जारी किए गए हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसमें भारतीय कंपनियों के द्वारा उपकरणों के रखरखाव की जरूरत होगी। मंत्रालय ने कहा कि तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सिमुलेटर के बढ़े हुए उपयोग के लिए रूपरेखा में स्वदेशी डिजाइन और विकास के साथ ही भारतीय कंपनियों से सिमुलेटर के संचालन और रखरखाव की आउटसोर्सिंग पर उन्होंने जोर दिया है। तीनों सेनाएं अपने कर्मियों को लड़ाकू जेट, परिवहन विमान तथा हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न सैन्य प्रणालियों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग सिमुलेटर का इस्तेमाल करती है। मंत्रालय ने कहा कि प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को कम करते हुए और उपकरणों की लाइफ को संरक्षित करते हुए उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए सिमुलेशन टेक्नोलॉजी की नए तरीकों का पता लगाया जाएगा। भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में 4 शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 4 टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं और ये वो कंपनियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काफी आगे हैं। भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए $3 अरब के 30 सशस्त्र यानी कि आर्म ड्रोन्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ बड़े रक्षा सौदे की उसने योजना बना रखी है। बताया जा रहा है कि इस योजना के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं को 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन दिए जाएंगे। उत्तर कश्मीर में बारामूला जिले में पड़ने वाली उड़ी में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में 3 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्तौल, 45 ग्रेनेड, विदेशी करेंसी और अन्य साजो सामान बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि मारे गए ये तीनों आतंकी वो आतंकी हैं जो हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। अभी मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। इस कार्रवाई में एक जवान के घायल होने की सूचना मिली है। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को उड़ी में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसे देखते हुए पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने बताए गए ठिकानों को घेर लिया और तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही देर में मुठभेड़ शुरू हो गई और इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान सत्ता पर आया है उसके काबिज होने के बाद, यानी कि तालिबान के काबिज होने के बाद अब भारत में अफगानी आतंकवादियों ने घुसपैठ करनी शुरू कर दी है और खुफिया एजेंसी इस वक्त अलर्ट पर है। एजेंसियों के मुताबिक अफगानी आतंकियों के द्वारा भारत में किसी बड़े हमले की साजिश करने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर बड़े मिलिट्री कैंप या फिर बड़े सरकारी संस्थान हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार कराए जाने में मदद पहुंचाई जा रही है और ये जो तीनों आतंकी मारे गए ये पाकिस्तान के द्वारा घुसाए गए आतंकी थे। हालांकि पहचान नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये तालिबानी हो सकते हैं, यानी कि तालिबानी आतंकी हो सकते हैं जिन्हें घुसपैठ कराई गई। हालांकि भारतीय सेना अलर्ट पर थी और इन्हें ढेर कर दिया गया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से अब क्वाड का प्रभाव कम होता जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ऑकस बना लिया गया है जो कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा बनाया गया। वहीं भारत का कहना है कि ऑक्स और क्वाड में जमीन आसमान का फर्क है, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, खबर जो आई है सामने वो थोड़ी चौंकाने वाली इसलिए है कि भारत को ऑक्स में वो शामिल नहीं करने वाला अमेरिका। हालांकि दोस्तों, जो ऑक्स है वो चीन के लिए एक खतरा तो है ही, लेकिन भारत की संप्रभुता के साथ भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ये भारत के लिए झटका क्यों है, ये बात आपको जानना जरूरी है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस गुट में भारत को शामिल ना करना किसी झटके से कम नहीं है। मगर जिस तरीके से पनडुब्बी डील को लेकर अमेरिका और फ्रांस के बीच तनातनी है, तो ऐसा मान सकते हैं कि अमेरिका उस क्वाड को तवज्जो देना कम कर सकता है जो कि चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए बनाई गई है। क्वाड में भारत और फ्रांस भी शामिल है। अगर अमेरिका ऑक्स को ज्यादा तहरीर देना शुरू करता है तो ऐसे में क्वाड का मिशन डगमगा सकता है। हालांकि भारत अभी भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, लेकिन जो डिफेंस एनालिस्ट है उनको मालूम है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की क्या नई चाल है, क्या नई रणनीति है। और परमाणु पनडुब्बियों की डील करना एक अपने आप में बहुत बड़ा सबक देता है भारत को भी कि अमेरिका जब भारत को टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता तो क्यों वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ये टेंशन वाली बात है
हालांकि मैंने कहा ना कि चीन के लिए तो एक खतरा बन सकता है, लेकिन भारत की संप्रभुता को इसलिए चुनौती मिल सकती है। आने वाले कुछ सालों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेंगे और भारत केवल एक मूक दर्शक बना रह जाएगा। इसीलिए भारत स्वदेशी रूप से फोकस कर रहा है अपनी नेवी पर। नए नए प्रोजेक्ट्स पनडुब्बियों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि कल को हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि भैया आप सिर्फ यहाँ से गश्त कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन एरिया हमारा है, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, जिस तरीके से चीन साउथ चाइना सी में करता है। मैंने बीच में बताया था कि भारत के इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पर अमेरिका बिना भारत से सलाह लिए बिना सीधा एंटर कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चीन का कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली रणनीति को अफ्रीका में तगड़ा झटका लगा है। अफ्रीका के कई देशों ने चीन की परियोजना को रद्द कर दिया है, जबकि कई दूसरे देश इसकी समीक्षा कर रहे हैं। चीन इन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कर्ज देकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश में जुटा था। इतना ही नहीं, चीन अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अफ्रीकी देशों के संसाधनों का खूब दोहन भी कर रहा था। चीनी कंपनी न केवल प्राकृतिक बल्कि मानव श्रम के जरिए भी अफ्रीका में दोहन करने में जुटी हुई थी। सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियों का घटिया काम अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में सत्तारूढ़ व्यवस्था के लिए तनाव का स्रोत बन गया है। इसे उभरने के लिए कई देश चीन के साथ किए गए सौदे की समीक्षा करने में जुट गए हैं। चीनी कंपनियां सौदे के नियमों को ही नहीं मान रही हैं और वे लगभग सभी प्रोजेक्ट में या तो लापरवाही बरत रही है या फिर उन्हें लेट कर रही हैं। अफ्रीकी देश घाना ने हाल ही में बीजिंग के एवरीवे ट्रैफिक एंड लाइटिंग टेक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ये कंपनी घाना में एक इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का काम कर रही थी। घाना सरकार ने अपनी जांच में पाया कि एवरीवे ट्रैफिक और लाइटिंग टेक का काम किसी भी संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, यानी कि ये निचले दर्जे का काम इन्होंने किया हुआ है, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी डील को एक ही बारी में रद्द करने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, कुछ दिनों पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने चीन के साथ लगभग 44,000 करोड़ की माइनिंग डील की समीक्षा शुरू करने का ऐलान किया था। कांगो के राष्ट्रपति ने बताया कि वे अपने देश के लिए उचित सौदा करना चाहते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा पिछले साल जुलाई में केनिया ने भी चीन को बड़ा झटका दिया था। केनिया की हाईकोर्ट ने स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन के निर्माण की डील रद्द करने का आदेश दिया था। चीन और केनिया के बीच इस डील की कुल कीमत 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। कोर्ट ने पूरी परियोजना को अवैध करार दिया था। कोर्ट ने यह भी बताया था कि इस डील को लेकर केनिया रेलवे स्टैंडर्ड गेज ने मानकों के अनुरूप काम नहीं किया। इसके अलावा नाइजीरिया ने भी कई प्रोजेक्ट रद्द कर दिए हैं चाइना के, जो कि नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था। अफ्रीका में पूरी तरीके से फेल हो चुका है इस वक्त चाइना, यानी कि चीन अफ्रीकी देशों को खोखला बना रहा था, जिसकी बात समय रहते अफ्रीकी देशों को पता चल गई और चाइना को उन्होंने कड़ा झटका दे दिया। चीन को झटका लगना दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अपने आप को आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहा था। लेकिन जब मन में चोर होता है, भले ही आप कितने पैसे वाले क्यों ना हो जाए, आपकी नीयत साफ दिख जाती है। और ये नीयत भारत को इसकी शुरू में ही दिख गई थी और भारत ने पहले ही दिन से BRI को नकार दिया। और ये सबक है उन देशों के लिए, खास करके बांग्लादेश, नेपाल, कंबोडिया, जो कि अभी भी इस सहारे पर बैठे हैं कि चीन उनकी मदद कर रहा है, और इसमें श्रीलंका भी शामिल है। नपेंगे ये देश भी, एक न एक दिन नपना है इन लोगों ने भी, तब इनको पता चलेगा कि ऐसा कोई देश नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है, जहां कोविड की वजह से इसरो के कई प्रोजेक्ट डिले हुए हैं और इसे देखते हुए भले ही इसरो ने अपने 16 अंतरिक्ष मिशन को घटाकर 5 कर दिया हो, लेकिन इनके भी पूरे होने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। इसरो के पहले मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण इस साल दिसंबर के अंत में किए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता और इस मिशन के लिए अभी और वक्त लग सकता है। दरअसल इसरो इस साल गगनयान मिशन के तहत पृथ्वी पर निगरानी रखने वाले 2 सैटेलाइट, एक नेविगेशन सैटेलाइट, जबकि पहली मानव रहित और पूरी तरह से वैज्ञानिक मिशन पर आधारित सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इनमें से 2 मिशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए नए लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके 2 नए सैटेलाइट भेजने की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि अभी तक जितने भी कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उसमें PSLV का इस्तेमाल किया जाता है और इस साल अभी तक केवल 2 प्रक्षेपण हुए हैं और इनमें से एक पूरी तरह से कमर्शियल PSLV C51 है, जो फरवरी में लॉन्च किया गया था। वहीं दूसरी और अगस्त में लॉन्च किया गया GSLV F10, जो कि EOS-03 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विफल रहा था। बता दें कि अंतरिक्ष एजेंसी ने इस साल के अंत तक 3 और मिशन करने की तैयारी की है, जिसमें SSLV की पहली उड़ान शामिल है, जबकि 2 अन्य EOS-04 और EOS-06 को लॉन्च करने की तैयारी भी पूरी कर ली है। हालांकि कुछ खबर ये भी आई है कि इस साल ये तीनों मिशन भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।